हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AWR क्लासेस में। जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हो कि आपका सीटेट एग्ज़ाम दिसंबर 2024 जल्दी ही आने वाला है। इसके लिए हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं AWR क्लासेस चैनल पर, मैथ्स प्लस साइंस की। तो फ्रेंड्स ये जो आज का चैप्टर है हमारा साउंड, ठीक है ना, यानी कि ध्वनि। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स और थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको दोनों ही कराऊंगी। और देखिए आज जो है हमारा ये जो आपका चैप्टर है 3 या 2 लेक्चर में आ सकता है। तो आज फर्स्ट लेक्चर है इसका, ठीक है। तो स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से हम इसको समझेंगे। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि अगर आप देखिए मैं आपको पहले चैप्टर्स कराऊंगी, उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हर चैप्टर वाइज लेकर चलूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं साउंड क्या है, ध्वनि क्या है। तो फ्रेंड चलिए समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज साउंड, यानी कि ध्वनि क्या है। तो समझेंगे बिल्कुल डिटेल में कि ध्वनि क्या है। तो फ्रेंड्स साउंड इज़ ए मैकेनिकल वेव, यानी कि ध्वनि को क्या कहा गया है यहाँ पर देखिए, साउंड इज़ ए मैकेनिकल वेव, यानी कि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। तो फ्रेंड्स यांत्रिक तरंग क्या होती हैं, देखिए वे तरंग जिनके लिए चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, यानी कि माध्यम की आवश्यकता होती है, वह यांत्रिक तरंग कहलाती है। जैसे आपकी साउंड क्या है, यांत्रिक तरंग है। तो साउंड के लिए अलग अलग मीडियम की आवश्यकता होती है। जैसे कि मीडियम कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, और आपका जैसे मेटल हो गया, एयर, जल, ये सारे क्या होते हैं, मीडियम होते हैं। तो ध्वनि की स्पीड हर एक मीडियम में अलग अलग होती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए सॉलिड है, ठीक है ना, सॉलिड में क्या होती है, ध्वनि की स्पीड ज़्यादा होती है। लिक्विड में क्या होती है, लिक्विड में कम होती है, ठीक है। और क्या है, गैस में इससे भी कम होती है, ठीक है ना। तो ये होती है हमारी साउंड जो है अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करती है, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारी साउंड है क्या बताया गया है कि ये मैकेनिकल वेव है, यांत्रिक वेव है। तो ध्वनि के लिए क्या माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए क्या ध्वनि जो है हमारी वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है, यानी कि निर्वात में ट्रैवल कर सकती है। बताइए निर्वात क्या होता है, जहाँ पर वायुमंडल नहीं होता, एयर नहीं होती है, वाटर नहीं होता है, जहाँ पर कुछ नहीं होता है, वो हमारा निर्वात कहलाता है। जैसे कि अंतरिक्ष में क्या होता है, निर्वात होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या साउंड जो है ध्वनि वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है, तो आपको बताना नहीं, ठीक है ना। साउंड जो हमारी जो यांत्रिक वेव होती हैं, मैकेनिकल वेव होती हैं, उनके लिए हमें क्या कहते हैं, निर्वात की आवश्यकता, निर्वात में जो है हमारी ट्रैवल नहीं कर सकती। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी हम मैकेनिकल वेव को डिटेल में नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना, पढ़ने वाले हैं। इससे थोड़ा सा मैं अभी यहाँ पर समझा देती हूँ। अब देखिए ये है, इट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ हेयरिंग इन आवर ईयर, यानी कि ध्वनि क्या है, एक ऊर्जा का रूप है, एनर्जी का रूप है, जो कि हमारे कानों में क्या करती है, सुनने की अनुभूति को पैदा करती है। तो ध्वनि क्या है, ऊर्जा का रूप है, एनर्जी। देखिए मैं आपसे बोल रही हूँ तो मेरे मुख से क्या निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, जो कि आपके कानों में जाकर क्या कर रही है, सुनने की अनुभूति को पैदा कर रही है, ठीक है ना। जैसे कि आप फ़ोन में वीडियो देखते हो, अपना पढ़ाई करते हो, तो वहाँ पर क्या होता है, जो एनर्जी है क्या करती है, एनर्जी निकल के कहाँ जाती है, आपके कानों में, ठीक है ना। तो क्या करती है, सुनने की अनुभूति को पैदा करती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यह कणों के कंपन के कारण उत्पन्न होती है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर वाइब्रेशन है वहाँ पर क्या है, साउंड है, ठीक है ना। तो साउंड का मेन रोल क्या है, वाइब्रेशन। तो देखिए जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोल रही हूँ, तो मेरी आवाज़ जो है आपके कानों के पर्दों में जाकर क्या करती है, वाइब्रेशन करती है, कंपन करती है, जिससे क्या होता है, आपको फील होता है, ध्वनि फील होती है, ठीक है ना। जैसे कि आपके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आपका फ़ोन होता है, साइलेंट मोड पर फ़ोन लगा कर रख दो, क्या आपको सुनाई देगा, आपके कानों में क्या मतलब आवाज़ देगी, आप उसको वाइब्रेशन पर लगा लो, ठीक है ना। तो क्या है, आपको आवाज़ कानों में सुनाई देगी, ठीक है, वाइब्रेशन होगा तो आपके कानों तक पहुंचेगी। और जैसे कि आपने देखा है, और आप कोई रिंग लगा लेते हो तो उसमें और तेज़ वाइब्रेशन होता है, ठीक है। तो कंपन है, जहाँ पर कंपन है वहाँ पर साउंड है, ठीक है। साउंड क्या है, कणों की कंपन के कारण उत्पन्न होती है। सबसे पहले देखिए आप समझिए, जैसे डीजे बज रहा है कहीं पर, डीजे की क्या वॉल्यूम जो है स्लो है, तो आपके कानों तक आवाज़ आएगी तो इतनी ज़्यादा नहीं आएगी, पर आपके कान फिर भी वाइब्रेट करेंगे। लेकिन कहीं कहीं देखा होगा आपने, डीजे की आवाज़ बहुत कर देते हैं, तो क्या होता है, बहुत तेज़ वाइब्रेशन होता है, जिससे हमें ध्वनि क्या है, ज़्यादा सुनाई देती है, ठीक है ना। तो ध्वनि क्या है, कणों के कंपन के कारण उत्पन्न होती है। फ्रेंड्स ध्यान रखना है आपको। और क्या है, ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है, यानी कि
साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब ये लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है हमारी अनुदैर्ध्य तरंग क्या है, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में नेक्स्ट पेज पर। सबसे पहले फ्रेंड्स साउंड को हमें बिल्कुल डिटेल में समझने के लिए हमें पढ़ना होगा वेव को, यानी कि तरंग क्या है, ठीक है। तरंग कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी तरंग है, और साउंड को क्या कहा गया है, अनुदैर्ध्य तरंग। तो अब ये अनुदैर्ध्य तरंग क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, वेव से कि तरंग क्या है। चलिए नेक्स्ट पिक्चर फ्रेंड्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, अब हम समझेंगे वेव मोशन यानी कि तरंग गति क्या है। तो देखिए तरंग वह विक्षोभ है, तरंग क्या है, वह, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, तरंग वह विक्षोभ है जो बिना रूप बदले आगे बढ़ती है, यानी कि ए वेव इज ए डिस्टर्बेंस डेट मूव फॉरवर्ड विदाउट चेंजिंग इट्स फॉर्म, यानी कि बिना रूप, देख विक्षोभ क्या है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, विक्षोभ बोल सकते हैं हम हलचल है, एक तरीके से क्या है, हलचल है, या फिर कह सकते हैं विकृति है, जो बिना रूप बदले क्या करती है, आगे बढ़ती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप इमेज में, ये क्या है, बिल्कुल सीधे कहाँ जा रही है, कानों तक जा रही है इसकी आवाज़, लेकिन इधर उधर नहीं जाके बिल्कुल सीधी जा रही है, ठीक है ना। एक इसकी क्या है, विक्षोभ है, विकृति है। तरंग क्या है, एक तरीके से विकृति है या फिर विक्षोभ है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट हमारा वह पदार्थ जहाँ से ऊर्जा गुजरती है वह क्या कहलाता है, माध्यम कहलाता है। जैसे कि फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर शो किया हुआ है, यहाँ से क्या है, एनर्जी जा रही है, जिस पदार्थ से ऊर्जा वह पदार्थ जहाँ से ऊर्जा गुजरती है वो माध्यम कहलाता है। अब ये जो आपकी जो तरंग इस तरीके से जा रही है, ठीक है, तो ये क्या है, माध्यम है। मान लीजिए हवा में जा रही है, इसके बीच में क्या है, हवा है, एयर है, ठीक है ना, क्या है, एयर है, तो ये एयर क्या है, हमारा माध्यम है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था जहाँ से ऊर्जा गुजरती है, जहाँ से हमारी जो तरंग निकलती है, तो वो क्या होता है, माध्यम होता है। माध्यम मैंने आपको बताया था, जैसे ठोस, द्रव, गैस, एयर, वाटर, मेटल, ये सारे हमारे माध्यम होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जहाँ से एनर्जी निकलती है, गुजरती है, वह हमारा क्या कहलाता है, मीडियम कहलाता है, माध्यम कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, ऊर्जा की गति को संचरण कहा जाता है, ठीक है ना। जहाँ से ऊर्जा, देखिए संचरण मीन्स चलने की गति को, ठीक है ना, जो ऊर्जा यहाँ से चल रही है तो इसकी स्पीड को क्या कहा जाएगा, गति को क्या कहा जाएगा, संचरण कहा जाता है, यानी कि ट्रांसमिशन कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, सम एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि समुद्र में आपने देखा होगा पानी ऊपर उठता है, नीचे उठता है, तो वो क्या होती है, वहाँ पर वेव्स होती हैं, तरंग होती हैं। जैसे कि प्रकाश देखा है आपने, प्रकाश आता है, और जैसे कोई भी प्रकाश ले लो आप, लाइट का ले लो, टॉर्च का ले लो, तो उसमें भी क्या होती हैं, वो भी वेव, वहाँ पर भी हमें वेव देखने को मिलती है, तरंग हमें देखने को मिलती है, ठीक है। उनको भी क्या बोला जाता है, वेव बोला जाता है। जैसे साउंड है, जैसे कोई स्पीकर बज रहा है, हम आपस में बात कर रहे हैं, तो क्या होता है, वहाँ पर भी वेव हमें देखने को मिलती है। जैसे गिटार ले लो, गिटार के जो तारों में कंपन होता है फ्रेंड्स, तो वहाँ पर गिटार के तारों में कंपन होता है, तो वहाँ पर भी क्या होती है, वेव होती है, वहाँ पर भी वेव उत्पन्न होती है। तो ये रहे हमारे सम एग्जाम्पल्स। देखिए अगर अब मान लीजिए कोई शांत जल है, रुका हुआ पानी है, अगर आप उसमें एक पत्थर फेंकते हो तो क्या होता है, पानी में एक हलचल पैदा हो जाती है, विक्षोभ पैदा हो जाता है, ठीक है ना। तो उसके आसपास क्या होता है, एक वृत्ताकार सर्कल में पानी क्या है, हो जाता है, तो वो क्या है, किनारों तक इस तरीके से मूव करता है, तो वहाँ पर भी क्या होती है, वेव होती है, ठीक है ना। तो वेव हमें बहुत सारी जगहों पर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो सम एग्जांपल्स, मैंने कुछ उदाहरण इसके आपको समझा दिए हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब समझते हैं टाइप ऑफ वेव्स, यानी कि तरंगों के प्रकार। तो तरंगों के दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार की वेव होती हैं। कौन कौन सी, यांत्रिक तरंगें और अयांत्रिक तरंगें। तो फ्रेंड्स इसको बोला जाता है मैकेनिकल वेव, और इसको बोला जाता है नॉन मैकेनिकल वेव। तो जो आपकी अयांत्रिक तरंग है, इसको और नामों से भी बोला जाता है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और दूसरा हमारा गैर यांत्रिक तरंग। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये नाम याद रखने हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यांत्रिक तरंगे, यानी कि मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव वो होती हैं वे तरंग जिनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। संचरण मीन्स चलने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। मीडियम मैंने आपको बताए थे, जैसे ठोस, द्रव, गैस और एयर, वाटर, ठीक है, ये सारे मीडियम होते हैं, बहुत सारे मीडियम है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या है, और दूसरा पॉइंट है हमारा
कि यह निर्वात में गमन नहीं कर सकती। निर्वात मीन्स वैक्यूम, जिसको वैक्यूम उसे कहा जाता है, जहाँ पर हवा पानी कुछ भी नहीं होता उसको वैक्यूम कहा जाता है। तो हमारी यांत्रिक तरंगें वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे सम एग्जाम्पल मैंने लिखा है, जैसे भूकंप तरंगें हो गई। ठीक है, यानी कि जो हमारा भूकंप होता है उसमें भी क्या होती हैं, वेव होती हैं, तरंग होती है, जो कि हम लोग नहीं देख पाते, उनको जानवर जो हैं उसको फील कर लेते हैं पहले से ही। ठीक है ना, तो भूकंप में भी वेव होती हैं। ध्वनि तरंगें यानी कि हम बोल सकते हैं साउंड वेव। तो साउंड वेव तो हमारी यांत्रिक तरंग है, उनको भी क्या है, मीडियम की आवश्यकता होती है। साउंड जो हमारी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। पूरा हम साउंड का ही चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो साउंड क्या है, हमारी एक मैकेनिकल वेव है। ठीक है फ्रेंड्स, तनी हुई डोरी की तरंगें, तो तनी हुई डोरी की तरंगें भी क्या है, हमारी यांत्रिक तरंगें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं अयांत्रिक तरंगें क्या होती हैं। तो इसका ही बिल्कुल अपोजिट है ये पार्ट। जैसे कि वे तरंगें जिनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि जिनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यह निर्वात में गमन कर सकती है। जो हमारी अयांत्रिक तरंगें हैं वो क्या है, निर्वात में गमन कर सकती है। ठीक है, जैसे आपकी रेडियो तरंगें होती हैं, प्रकाश तरंगें होती हैं, वो क्या होती हैं, अयांत्रिक तरंगें होती हैं। ठीक है, और एक्सरे जो होते हैं हमारे, एक्सरे वाली जो रे होती है ना हमारी, तो वो क्या होती है, हमारी अयांत्रिक तरंगें होती है। ऊष्मीय विकिरण, ये भी हमारी अयांत्रिक तरंग होती हैं। तो मैंने दोनों के ही आपको एग्जांपल्स भी बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट फ्रेंड पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे हम मैकेनिकल वेव को, कि यांत्रिक तरंग जो है हमारी कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, तब हम पहुँचते हैं साउंड पर। तो फ्रेंड्स, हमने जब चैप्टर्स की शुरुआत की थी, जब हमने चैप्टर की शुरुआत की थी तो हमने वहाँ पर पढ़ा था कि साउंड क्या है, ध्वनि क्या है, हमारी मैकेनिकल वेव है। तो अब हम मैकेनिकल वेव यानी कि यांत्रिक तरंग को बिल्कुल डिटेल में समझ रहे हैं। तो यांत्रिक तरंग के जो टाइप है या प्रकार है वो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, अनुप्रस्थ तरंगें यानी कि जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, और अनुदैर्घ्य तरंगें जिसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो चलिए समझते हैं दोनों तरंगों को, ये तरंगें क्या हैं। तो फ्रेंड्स, आप समझिए अनुप्रस्थ तरंगें क्या है और अनुदैर्घ्य तरंग क्या है। तो देखिए, अनुप्रस्थ तरंग वो होती हैं ट्रांसवर्स वेव जिसे बोला जाता है। क्या होती हैं, जब किसी माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर क्या करते हैं, मोशन करते हैं, गति करते हैं, तो वह क्या कहलाती है, अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो माध्यम के कण हैं वो क्या करेंगे, तरंग के संचरण की दिशा में, मीन्स चलने की दिशा में क्या करेंगे, लंबवत गति करते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर मोशन करते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। ठीक है, इसी के अपोजिट देखिए, इधर देखते हैं अनुदैर्घ्य तरंग क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं। देखिए, जब किसी माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा में, चलने की दिशा में ही गति करते हैं, यानी कि यहाँ कह सकते हैं कि चलने की दिशा में ही समांतर गति करते हैं। ठीक है ना, पैरेलल गति करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, अनुदैर्घ्य तरंग कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये मोशन करती हैं। तो फ्रेंड चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि वेव जो है आपकी किस तरीके से चलती है, तरंग जो है किस तरीके से दोलन करती हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो आपकी वेव है, पहली है ट्रांसवर्स वेव जिसको क्या बोला जाता है, अनुप्रस्थ तरंग, और जो सेकंड हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव जिसको हम अनुदैर्घ्य तरंग बोलते हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो हमारी ट्रांसवर्स वेव है उसमें क्या है, माध्यम के कण जो है तरंग की दिशा में कैसे दोलन करते हैं, परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत गति करते हैं। तो देखिए, ये क्या है, ये तरंग की दिशा है। दोनों ही जो वेव हैं इसमें तरंग की दिशा क्या है, इधर है, डायरेक्शन जो है आपकी इधर साइड है। अब देखिए, सबसे पहले हम ट्रांसवर्स वेव को समझते हैं। इसमें क्या है, जो माध्यम के कण हैं परपेंडिकुलर मोशन कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है ना, जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरीके से मोशन कर रहे हैं, इस तरीके से। ठीक है ना, तरंग की दिशा में कैसे करते हैं, परपेंडिकुलर मोशन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि परपेंडिकुलर मोशन जो है कौन सी वेव में किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना, अनुप्रस्थ तरंग है वो परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत दोलन करती है। ठीक है, और जो सेकंड है हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव, अब इसमें क्या है, तरंग की दिशा में कैसे जो है मूव कर रही है, किस तरीके से गति कर रही है, पैरेलल। ठीक है ना, देखिए बिल्कुल पैरेलल गति कर रही है। यहाँ पर क्या है, देखिए इन दोनों वेव्स में क्या डिफरेंट है, ध्यान दीजिए।
ये जो है पैरेलल मोशन कर रही है। लेकिन देखिए ये कैसे कर रही है, ये देखिए कभी मैक्सिमम होती है, कभी मिनिमम होती है, कभी मैक्सिमम, कभी मिनिमम। और यहाँ पर क्या है, देखिए ऐसा लग रहा है यहाँ से कि धक्का मारा जा रहा है इधर से, और ये जो है आपके पार्टिकल्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, फिर क्या होता है, फिर दूर दूर हो जाते हैं, फिर से इकट्ठे हो जाते हैं, फिर दूर दूर हो जाते हैं। तो फ्रेंड चलिए बता देती हूँ मैं कि ये मैक्सिमम वाला हिस्सा होता है। हालांकि मैं आपको इसको डिटेल में बताने वाली हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ बता देती हूँ। जो मैक्सिमम वाला हिस्सा होता है इसको हम क्या बोलते हैं बताइए, इसको हम बोलते हैं शिखर बोलते हैं। और जो मिनिमम वाला हिस्सा है इसको हम गर्त बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम नेक्स्ट डिटेल में पढ़ेंगे। और जहाँ पर हमारे माध्यम के कण एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं उसको हम संपीड़न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संपीड़न बोलते हैं। और माध्यम के कण अलग अलग हो जाते हैं उसको हम विरलन बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज़ चलिए नेक्स्ट पेज पर आपको डिटेल में समझाऊंगी। फिलहाल में यहाँ पर बात चल रही है, यानी कि मैं आपको वेव दिखा रही हूँ, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया। तो आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो आपकी ट्रांसवर्स वेव है वो परपेंडिकुलर मोशन करती है, जो कि आपको इमेज में दिख रही है, ठीक है। और आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो जो तरंग की दिशा में कैसे मूव करती है, कैसे गति करती है, बिल्कुल पैरेलल, ठीक है ना, इस तरीके से गति करती है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, सेकंड आपका जो पॉइंट है वो क्या है, ध्यान दीजिए। देखिए अनुप्रस्थ तरंग है, इसका सेकंड पॉइंट है कि अनुप्रस्थ तरंगों में शिखर और गर्त होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। शिखर और गर्त क्या होते हैं इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको समझाऊंगी कि अच्छे से कि शिखर क्या होता है, गर्त क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए ये जो है आपका इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं अनुप्रस्थ तरंग के। वो क्या है, देखिए पानी की सतह पर लहरें, जो पानी की सतह होती है, जो लहरें होती हैं उस पर, वो क्या होती है, हमारी अनुप्रस्थ तरंग होती है। और देखिए विद्युत चुम्बक की तरंगें भी क्या है, हमारी अनुप्रस्थ तरंग है। और भूकंपीय तरंगें क्या है, वो भी हमारी अनुप्रस्थ तरंग होती हैं। अब बात करते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, यानी कि अनुदैर्घ्य तरंग जो होती है। देखिए अनुदैर्घ्य तरंगों में संपीड़न और विरलन होता है। तो इन चीज़ों को, ये चार चीज़ें हैं कि शिखर क्या होता है, गर्त क्या होता है, और आपका संपीड़न और विरलन क्या होता है, इसको मैं अभी समझाऊंगी नेक्स्ट पेज पर, बिल्कुल डिटेल में आपको अच्छे से समझ में आएगा। और देखिए इसकी जो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अनुदैर्घ्य तरंग जो है इसके एग्जाम्पल क्या है। तो देखिए ध्वनि तरंग यानी कि साउंड वेव क्या है, एक अनुदैर्घ्य तरंग है, ठीक है फ्रेंड्स। जिसके लिए हम ये पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, साउंड, ठीक है, हमारा चैप्टर है। तो साउंड में हमने क्या पढ़ा था कि साउंड हमारी कैसी है, अनुदैर्घ्य तरंग होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। तो वो यहाँ पर देखिए आप समझ गए हो कि अनुदैर्घ्य तरंग कौन सी होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका ही एग्जाम्पल है ध्वनि तरंग जो है, साउंड वेव्स जो हैं, किसका एग्जाम्पल है, लॉन्गिट्यूडनल यानी कि अनुदैर्घ्य तरंग का, ठीक है फ्रेंड्स। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है जहाँ से कि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अल्ट्रासाउंड तरंग क्या है, हमारी अनुदैर्घ्य तरंग है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको समझाती हूँ कि जो शिखर है वो क्या होते हैं, गर्त क्या होते हैं, संपीड़न क्या होते हैं, और विरलन क्या होते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, अब हम पढ़ेंगे संपीड़न यानी कि कॉम्प्रेशन, और विरलन यानी कि रियरफेक्शन क्या है। तो सबसे पहले तो आपको पता चलना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि जो संपीड़न और विरलन है ये कौन सी वेव में उत्पन्न होते हैं। तो ये होते हैं हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव, यानी कि क्या बोलते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज़ सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये चीज़ पूछी जा सकती है, ठीक है। अब देखिए जो संपीड़न है वो क्या है, ध्यान से समझिए। यहाँ पर माध्यम के जिस स्थान पर कण एक दूसरे के पास आ जाते हैं तथा घनत्व अधिक हो जाता है उसे संपीड़न कहा जाता है। संपीड़न पर माध्यम का घनत्व और दाब अधिक होता है। तो फ्रेंड्स इस चीज़ को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। अब इन्होंने कहा है माध्यम के कण जिस स्थान पर कण एक दूसरे के क्या आ जाते हैं, पास आ जाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर इमेज में दिख रहा है कि ये क्या है, आपकी वेव। तो वेव क्या है, इस तरीके से चल रही है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए माध्यम के कण जो है एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाते हैं। जब पास आ जाते हैं तो उसको संपीड़न बोला जाता है। फ्रेंड्स इसको एक और तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी ट्रेन में जाते हो, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या है, बहुत सारी भीड़ है, ठीक है। मान लीजिए आप ट्रेन में अंदर गए और आप एक सीट पर बैठ जाते हो, ठीक है ना। आप सीट पर बैठ गए, लेकिन क्या हुआ, आपके 4-5 फ्रेंड और आ गए, तो आप बैठ गए आराम से, ठीक है। 4-5 फ्रेंड आपके आराम से बैठ गए। फिर क्या है, बहुत सारी भीड़ आ जाती है। तो आप जब बैठे हुए थे आराम से अपने अपने जगह दूर दूर बैठे हुए थे, तो वहाँ पर क्या था, विरलन यानी कि हम बोल सकते हैं रियरफेक्शन था। वहाँ पर क्या था, डेंसिटी जो है क्या थी,
कम थी और दाब भी कम था, प्रेशर भी कम था। लेकिन जब वहाँ पर भीड़ भाड़ आती है तो उसको भी आप उतनी ही जगह में एडजस्ट कर लेते हो, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, घनत्व जो है हमारी डेंसिटी जो है इंक्रीज़ हो जाती है और प्रेशर भी हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। यानी कि जब आप एकदम भीड़ भाड़ में बैठते हो तो वहाँ पर प्रेशर भी ज़्यादा पड़ता है और जो है हमारा दबाव भी जो घनत्व है यानी कि डेंसिटी है वो भी हमारी बढ़ जाती है। तो उसे और माध्यम के कण जैसे कहा जाता है कि माध्यम के कण जब पास पास आ जाते हैं, जैसे कि आप सारे लोग क्या है मिलकर एक भीड़ बना लेते हो, तो वहाँ पर क्या है संपीड़न होता है। यानी कि एक तरीके से कहते हैं कि कॉम्प्रेशन वहाँ पर उत्पन्न होता है। यानी कि जब आपने भीड़ भाड़ में बैठे हो सारे दोस्त, तो वहाँ पर क्या होगा, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि माध्यम के कण जब पास पास आ जाते हैं, जैसे कि आप सभी दोस्त क्या है बिल्कुल पास पास आ जाते हो, तो वहाँ पर प्रेशर पड़ता है और वहाँ पर डेंसिटी भी जो है आपकी इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी तरीके से सेम आप इसको समझ सकते हो संपीड़न को, जब माध्यम के कण पास में आ जाते हैं तो डेंसिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है ना। अगर आप मान लो सारे फ्रेंड दूर दूर आराम से बैठ जाते हो तो वहाँ पर प्रेशर भी कम होगा और आपकी जो है जो डेंसिटी है वो भी आपकी कम होगी, यानी कि वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो उसको कहा जाता है विरलन। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। देखिए विरलन देखते हैं क्या है, माध्यम के जिस स्थान पर कण एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं तथा घनत्व कम हो जाता है, विरलन कहते हैं। विरलन पर घनत्व और दाब कम होते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको बताया, आप भीड़ भाड़ में हो, जब आप सारे फ्रेंड्स दूर दूर होकर बैठ जाते हो, एक दूसरे से दूर दूर होकर आराम से बैठ जाते हो, तो वहाँ पर प्रेशर भी कम होता है और आपकी डेंसिटी भी कम होती है। तो उसी को कहा जाता है विरलन, यानी कि रेयरफैक्शन, ठीक है फ्रेंड। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ये क्या है, जो वेव आपकी चल रही है, तो क्या है यहाँ पर क्या है, माध्यम के कण यानी कि पार्टिकल जो हैं बिल्कुल पास आ जाते हैं, तो इसको कहा जाता है संपीड़न। और ये दूर दूर हो जाते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, विरलन, यानी कि रेयरफैक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब चलते हैं, हम समझते हैं शिखर क्या है, गर्त क्या है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं शिखर क्या है, यानी कि जिसको बोला जाता है पीक, और गर्त क्या है जिसको बोला जाता है थ्रग। तो देखिए शिखर क्या है, चलिए समझते हैं, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। शिखर वह उच्चतम बिंदु है जहां माध्यम ऊपर उठता है। पहले आपको बात समझनी है। देखिए गर्त क्या है, गर्त वह न्यूनतम बिंदु है जहां माध्यम डूबता है। अब जैसे कि आप इमेज में दिख रहा है यहाँ पर कि ये जो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए ये एक कमरा है, ठीक है ना, एक कमरा है, यहाँ पर आप हो, ठीक है। तो आप क्या है बोल रहे हो, तो आपकी जो वेव्स है, आप जब बोलते हैं हम, तो हमारी साउंड निकलती है, एनर्जी जिसको बोला जाता है, ठीक है ना। तो हमारी जो एनर्जी निकलती है, तो वो क्या है, हमारी एनर्जी रूम में क्या करती है, मूव करती है, ठीक है ना। तो ये जो आपकी एनर्जी है, आवाज़ है आपकी, रूम से बाहर तक भी जाती है, ठीक है। तो ये जो जाती है, तो किसी न किसी माध्यम से टकराकर ये आवाज़ जो है हमारी बाहर जाती है। तो माध्यम क्या है, देखिए यहाँ पर आपका रूम है, रूम से बाहर आवाज़ जा रही है। तो माध्यम जो है आपका ज़रूरी नहीं है सेम माध्यम हो, आपका बिल्कुल पैरेलल हो। माध्यम जो है आपका कहीं ना कहीं से टर्न हो सकता है इस तरीके से, ठीक है ना। कहीं ना कहीं से, ज़रूरी नहीं है वेव आपकी एक ही साइड से निकल रही है, कभी आपके बैक साइड से भी वेव जो है रूम से बाहर जा सकती है। तो जो माध्यम जब शिखर, देखिए यहाँ पर शिखर की बात हो रही है, तो इस तरीके से देखिए आपको इमेज में दिख रहा है, यहाँ पर देखिए आपको इमेज में दिख रहा है कि ये इस तरीके से जा रही है वेव। आप मान लीजिए आप बोल रहे हो तो इस तरीके से जा रही है। तो जो माध्यम जो है आपका मीडियम है, उसका जब जो शिखर है वह उच्चतम बिंदु पर जाता है, कभी मैक्सिमम होता है, कभी मिनिमम होता है, कभी मैक्सिमम होता है। इस तरीके से मैक्सिमम मिनिमम इस तरीके से चलती है जो वेव है आपकी, जो आप बोल रहे हो, आपकी साउंड। तो जो मैक्सिमम हिस्सा होता है, यानी कि मैक्सिमम, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, पीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीक बोलते हैं, यानी कि शिखर बोलते हैं। और जिन मिनिमम वाला पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं गर्त, ठीक है, यानी कि थ्रग बोलते हैं। तो यही है आपका शिखर और गर्त, ठीक है फ्रेंड्स। जो वेव है, वेव का मैक्सिमम और मिनिमम पार्ट जो है, जो मैक्सिमम वाला पार्ट है वो शिखर कहलाता है, और जो हमारा जो मिनिमम वाला पार्ट है वो हमारा थ्रग कहलाता है, गर्त कहलाता है। तो इस टाइप की जो है बातें आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम इस चैप्टर को यहीं पर रोकते हैं और हम आपको पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें नेक्स्ट वाले टॉपिक्स जो हैं उनको हम क्लियर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।